नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक कलह जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा बरकरार है। दोनों की ओर से नरम पड़ने का कोई भी संकेत, कोई भी कोशिश नहीं दिख रही है। इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव हैं और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को समय रहते अपना घर सुधारना होगा, नहीं तो बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए तैयार बैठी है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या वहां कांग्रेस का चेहरा बदलेगा या फिर पुराने चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये अभी भी एक सवाल है। इस बीच एक बार फिर सचिन पायलट के एक बयान ने कांग्रेस आलाकमान को चेता दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। खुद पीएम मोदी राजस्थान में एग्रेसिव तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार रहें। सचिन पायलट ने फिर याद दिलाया कि पिछले साल विधायक दल की बैठक तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बुलाई गई थी। ऐसे में बैठक नहीं होना पार्टी के निर्देशन की अवहेलना थी। फिर भी उन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही में देर हो रही है। सचिन पायलट ने दो टूक कहा कि अगर राज्य में 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना है तो कांग्रेस से जुड़े मामलों पर जल्द फैसला करना होगा। पायलट ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले 3 नेताओं को 4 महीने पहले कारण बताओ नोटिस मिला था, लेकिन कांग्रेस के अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि मामले में फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट भी अब पेश हो चुका है। पार्टी नेतृत्व को अब फैसला करना है कि कैसे आगे बढ़ना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना है वो अब होना चाहिए, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है। दरअसल पायलट और गहलोत के बीच खाई की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ लूंगा। फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी जहां पर मंत्री शपथ ले रहे हैं। उस समय कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने विरोध किया था कि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वो एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है। इसीलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। मगर सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवाई। फिर सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही सचिन पायलट को दिखने लगा कि उनके साथ सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के रूप में बर्ताव किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य द्वार से केवल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से पहली बार जब विधानसभा शुरू हुई तो पहले दिन तो आए, मगर दूसरे दिन उनके प्रवेश करते समय विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़ गए तो अशोक गहलोत ने उन्हें आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया, यानी बीच का रास्ता निकाला गया कि ना तो मुख्यमंत्री के रास्ते से आएंगे और ना हम मंत्रियों के रास्ते से आएंगे, वे दूसरे रास्ते से ही आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। धीरे धीरे पायलट के करीबी जो मंत्री थे वो अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट के लिए दुश्वारियां बढ़ गई और अशोक गहलोत 10 जनपथ में मजबूत होते चले गए। इस बीच सचिन पायलट व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर बताया करते थे कि 1 साल से ज्यादा हो गया, अब राहुल गांधी उनसे बातचीत नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस में अब उनके पास न दिल्ली में जगह बची थी और न ही राजस्थान में। इस बीच गहलोत सरकार गिराने की साजिश शुरू हो गई और गहलोत गुट की माने तो इसमें सचिन पायलट के साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता शामिल हो गए। हालांकि ये कोशिश सफल तो नहीं हुई, लेकिन अगर दोनों नेता साथ में नहीं आए तो चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजस्थान में होने वाले चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है।
तभी तो हाल में दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री ने गलत भाषण पढ़ने पर गहलोत पर तंज कसा था। उन्होंने कांग्रेस में वजन और विजन दोनों की कमी बताई थी। जवाब में गहलोत ने कहा कि राजस्थान का बजट मॉडल बजट है और वो बजट की एक कॉपी केंद्रीय वित्त मंत्री को भी भेजना चाहेंगे। साफ है कि राजनीतिक बिसत बिछ चुकी है और वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पक्ष विपक्ष में आज चर्चा इसी को लेकर कि जब राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी कला आखिरकार कब खत्म होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मदन प्रजापत जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रियदर्शी, आप ही से शुरुआत कार्यक्रम की। कांग्रेस की अंदरूनी कलह, ये चर्चा कई बार आपने भी सुनी होगी और आपसे सवाल भी इसको लेकर पूछे गए होंगे, लेकिन गाहे बगाहे अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सचिन पायलट अपने दर्द को बयां कर देते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसे ही संकेत देते हुए नजर आए। कैसे इस वक्त कांग्रेस चुनावों की तैयारी कर रही है, कैसे लड़ाई की रणनीति तैयार की जा रही है, बताइए जरा। देखिए, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की कांग्रेस के अंदर सभी स्तर के नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। खुले दिल से बात स्वीकार की जाती है, सुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस में कोई हिटलरशाही नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक, चाहे उससे पार्टी को नुकसान ही क्यों ना हो जाए, चाहे पार्टी को नुकसान हो जाए, पार्टी की लाइन लेंथ से बेशक आप अलग हो जाए। आप बात कर रही हैं पायलट साहब की, जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रही हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक शैली में ये बात कही है और उन्होंने अपनी एक उम्मीद जताई है। उनकी कोई मांग है, हर नेताओं की मांग होती है, उस ना मांग के संदर्भ में उन्होंने पार्टी की गाइडलाइन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कुछ मामले पेंडिंग हैं, इस पर जल्दी निर्णय होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पेंडिंग मामलों में कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। विलंब क्यों हो रहा है उन विधायकों पर कार्रवाई करने पर जो कि अशोक गहलोत के साथ हैं? स्पष्ट तौर पर बताइए। फिर कार्रवाई पर विलंब को लेकर उनकी समस्या है। देखिए, जो पायलट साहब ने बताया वही चीज मैं आपको दोहरा दूं। ये चीज मीडिया को भी जानकारी है कि नोटिस दे दिए गए थे। नोटिस का जवाब तीनों नेताओं के द्वारा अनुशासन समिति दिए गए हैं, उस पर निर्णय किया जाना है जल्दी। कितने समय पहले नोटिस दिया गया था प्रियदर्शी जी? वो निर्णय है, अभी आप कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, आपको उम्मीद करनी चाहिए कि उससे पहले ये निर्णय आपके सामने आ जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जो बेहतरीन बजट रहा है और जो अशोक गहलोत सरकार का जो कुशल प्रबंधन है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए पूरे देश की हड़बड़ाई हुई है। यहाँ पर सीधा का सीधा मुकाबला मोदी वर्सेस अशोक गहलोत जी का है। आप देख लीजिए कि मोदी जी कोई भी बात हो राजस्थान के ऊपर केंद्रित रहते हैं, राजस्थान में बार बार आ रहे हैं और वो पूरी टक्कर लेना चाहते हैं। परंतु आप देख लीजिए, ये एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए एक वाहवाही की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री है जो राजस्थान की सरकार के प्रबंधन से प्रभावित है और बार बार राजस्थान में आ रहे हैं और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कई धड़ों में बढ़ चुकी है, जिसका रोज नहीं, वो तो धड़ों में बटी है या फिर वो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन आप कितने धड़ों में बढ़ चुके हैं? आपकी तरफ से जो कुछ भी इससे पहले हुआ था स्थिति आप भी जानते हैं। कैसे पूरी सत्ता को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, कैसे सरकार गिराने तक की कोशिशें की गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी से छिपा हुआ है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस उन सबसे सबक नहीं ले रही है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सोचिए, चुनाव है इस साल के आखिरी में, उसके बाद 2024 का चुनाव है, कितना महत्वपूर्ण समय है। अगर ऐसी स्थिति में भी हम विकास के मुद्दों या अन्य सवालों की बजाय ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से एक साथ होकर लड़ेगी, कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच के साथ एक बात करते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे भी सवाल पूछेंगे। मदन जी, बीजेपी के हाथ में तो दगे हाथ मुद्दा मिल ही गया है कि भाई कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह कैसे सुधारेगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी बड़ा सवाल है, क्या इस तरह की चीजों से बीजेपी अछूती है? क्योंकि बीजेपी के अंदर भी इस तरह की स्थितियां तो बहुत हैं। देखिए, ऐसा है, ये इनका अंदरूनी मामला है। ये किस तरीके से संगठन चलाते हैं, इनका किस तरीके से संगठन चलता है। पिछले 4 साल से जिस तरीके से
खिंचातान दोनों के बीच में चल रही है, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच में खिंचातान चल रही है। वो खिंचातान एक बार फिर आपके सामने आ गई है और सचिन पायलट जी ने सीधी सीधी मांग की है कि जो बागी थे 25 सितंबर वाली जो घटनाक्रम में सीएलपी की बैठक होनी थी, विधायक दल की बैठक होनी थी मुख्यमंत्री जी के आवास पे, वो बैठक नहीं हुई। 81 विधायकों के इस्तीफे हुए। विधानसभा सचिव ने माना है कि दबाव में इस्तीफे दिए गए। ये सभी होने के बावजूद अगर 3 लोगों पे कार्रवाई करने में इनका आला कमान कमजोर है, वो कर नहीं सकता। और कौन है उस परिवेशक में, कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो परिवेशक बन के आए थे, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो आप कांग्रेस का लगा लीजिए कि किस तरह की स्थिति और परिस्थिति है। तो मदन जी, ऐसे में इस अंदरूनी कला का फायदा आपको मिलेगा? सुनिए, मैं बताता हूँ। फायदा उठाने वाली है बीजेपी। रही बात राजस्थान के फायदे की, तो राजस्थान को फायदा नहीं। जब से 2018 से कांग्रेस की सरकार आई है और जिस तरीके से इनकी लड़ाई के अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है, इनकी लड़ाई जैसे चौराहे पे आ गई हो ना, उस तरीके से चौराहे की लड़ाई हो गई है। एक दो कद्दावर नेताओं की लड़ाई राजस्थान में चौराहे की हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आपको मिल रहा है ऐसे में? नहीं, ऐसे में आपको बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। देखिए, मुद्दा नहीं, राजस्थान की जनता त्रास्त है और जिस तरीके से राजस्थान की जनता की भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है, चाहे वो कोरोना काल के अंदर हो, चाहे वो गौवंश की लंपी के समय हो, और अभी मेरे मित्र बजट की बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार बजट पेश करते हैं। 2019-20 की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है, 20-21 की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। और नया बजट जो 4 साल में घोषणाओं को धरातल में नहीं ला सकते, वो घोषणाओं करके विधानसभा में खड़ा होकर लोक लुभावनी घोषणाएं करके और 8 महीने में धरातल पे ले आएंगे और ये कहते हैं कि हम जीत जाएंगे। या राजस्थान को जो है खूनी राजस्थान बना दिया। जिस तरीके से राजस्थान में गैंगवार हो रहा है, जिस तरीके से राजस्थान की धरती लहूलुहान हो रही है, तो आप ही पर सवाल उठ रहे हैं ना कि इस तरह के ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण करके आप राजस्थान के शांति प्रिय माहौल को खराब करने की कोशिश में जुटे रहे। देखिए, वरना राजस्थान में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की अप्रिय घटनाएं कहां पर सुनने को मिलती थी? ये आरोप तो आप ही पर लगा। देखिए, सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, धूमीकरण ना भारतीय जनता पार्टी के लोग गैंगवार कर रहे हैं। लोग अपराधियों के जिस तरीके से हौसले बुलंद हो रहे हैं, खुले में गोलियां मारी जा रही है, खुले के अंदर फिरौती मांगी जा रही है, अपराधी जो है सोशल मीडिया पे हथियारों का जखीरा लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, या कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार की विफलता आप गलत बोल रही है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण आरोप लग रहा है। मैं ये कह रही हूँ, आरोप इन सब का षड्यंत्र जो है, रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है। ये कांग्रेस आरोप लगाती है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उनके हस्तक्षेप में है, उनको ही ये काम करना है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे जो कार्यकर्ता होता है, जो आपके लिए काम करता है, उसका मनोबल नहीं टूटता कि वो किसके लिए, कौन से धड़े के लिए काम करे कांग्रेस के? वो कौन से नेता के लिए, कौन से नेतृत्व के लिए काम करे? क्या उसके बीच इस तरह की कंफ्यूजन नहीं रहती फिर? देखिए, राजस्थान में किसी भी तरीके का आपसी विवाद नहीं है। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं जो सभी स्तर के नेताओं के बीच में है, उसको पार्टी स्तर पर उसको जल्दी निपटाया जाएगा। एक बात। दूसरी चीज, आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर तोड़ फोड़ की राजनीति करने में विफल रही भारतीय जनता पार्टी, फिर राज्यसभा चुनाव के अंदर शिकस्त खा चुकी भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल बौखलाई हुई है। आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, आज कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप देख लीजिए, 1 दर्जन से ज्यादा इनके पास में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी नेताओं की दिल्ली में परेड बुला चुका है, उनकी क्लास ले चुका है, परंतु उसके बावजूद भी ये सबक नहीं लेते हैं। इनमें आप देख लीजिए, इतने धड़े हैं और इनको असली आईना तो वसुंधरा जी दिखाएंगी। पूरे राजस्थान के अंदर ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा, केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा, इस नारे को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिर्फ वसुंधरा। इनके इतने नेता हैं और ये अपने नेताओं में उलझे हुए हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनता इनको अस्वीकार कर चुकी है। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, उनकी जो विफल नीतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके कारण, और दूसरी चीज राजस्थान में तो वही बात हो गई ना कि आप एक दूसरे में खींचतान करेंगे कि बीजेपी में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, कांग्रेस में भी ऐसे ही चल रहा है। ऐसे में चुनावों की आप तैयारी कैसे करेंगे? आप ये बताइए, क्या इस तरह से आप अगर अंदरूनी लड़ाइयां हावी रहेंगी तो क्या जनता के बीच में संदेश क्या जाएगा इससे? और आपको पता है किस तरह की परिपाटी राजस्थान में रहती है हर 5 साल में सरकार बदलने की। क्या एक बार फिर से आप मौका दे रहे हैं बीजेपी को कि उसी परिपाटी पर, उसी ढर्रे पर राजस्थान में चले? हालांकि लगातार कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं
कि वो ऐसा ना हो, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका कहना है। देखिए, माननीय सचिन पायलट जी ने अक्सर ये कहा है कि राजस्थान के अंदर ये ट्रेंड टूटेगा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो कैसे टूटेगा वो ट्रेंड? सरकार रिपीट आएगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में टूटेगा, सचिन पायलट के नेतृत्व में टूटेगा। वो जो ट्रेंड है, जो एक सेट हो रखा है, उसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? देखिए, ये चीज भी बिल्कुल पूरी देश की जनता के सामने स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ पर ऐसा होता है कि चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर एमएलए तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा। राजस्थान के पूरा सशक्त नेतृत्व है राजस्थान के अंदर, और जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो जनता के अंदर इतनी पसंद की गई है कि यहाँ पर जनता पूरा मानस बना चुकी है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी। प्रियदर्शी जी, इसका खामियाजा आपने पंजाब में कैसे देखा, कैसे भुगता, आपको पता होगा। सिद्धू एक तरफ, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर, किस तरह से उसका नुकसान हुआ पंजाब में कांग्रेस को, वो आपने देखा। उससे सबक सीखने के बजाय अगर अभी भी इसको लेकर मंथन नहीं किया गया और आपस में ही इसकी खींचतान जारी रही तो यकीनन इसका लाभ मिलेगा। देखिए, राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए कितने उपचुनाव हुए, राज्यसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कितने हथकंडे अपनाए सरकार को गिराने के लिए, परंतु सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों की एकता के अंदर और सारे कार्यकर्ताओं की मजबूती से आप देख लीजिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए और हर मौके पे भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। राज्यसभा चुनाव से तो इनको सबक ले लेना चाहिए कि इनकी सारी गणित फेल हो चुकी है। ठीक है मदन जी, चुनौतियां आपके सामने भी कम नहीं है। गुलाब चंद कटारिया को आपने भेज दिया राज्यपाल बना के, लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तो मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया नजर नहीं आती हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, सीएम प्रोजेक्ट क्या आप कर पाएंगे चेहरा? क्या कोई प्रोजेक्ट कर पाएगा, या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उन्हीं आरोपों का आपको भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है? पूजा जी, आपकी सही जानकारी में नहीं है, आप गलत तथ्य रख रही हैं। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वसुंधरा जी बिल्कुल मंच पे होती है दौसा के अंदर, और कहाँ पर? वसुंधरा दौसा के अंदर बिल्कुल मंच पे उद्घाटन तक। जी बताइए, आप ही जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, बताइए। मैं बिल्कुल दौसा के मंच पे हैं और मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, और माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनुशासित कार्यकर्ता हैं हम भारतीय जनता पार्टी के। और पार्टी अनुशासन में है। एक विपक्ष का जो है नेगेटिव फैलाने का एक आरोप लगाने का बात है, ये कहते हैं वसुंधरा जी। आप एक चीज बताइए, वसुंधरा जी का कोई बयान या माननीय सतीश पूनिया जी का कोई बयान एक दूसरे को देखा है क्या? हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कांग्रेस में किस तरीके से अपने सहयोगी को घिसड़ाई, रगड़ाई और गद्दार तक जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से घबरा गए। घबरा कौन रहा है भैया? ये जनता जानती है कि घबराहट के अंदर आप पिछले साल का बजट पढ़ देते हो विधानसभा में खड़े होके, तो ये घबरा कौन रहा है? आपको पता नहीं है? राजस्थान को चला कौन रहा है? राजस्थान में आज जिस तरीके से आप ये बताइए, सीधा सा सवाल ये है मदन जी, सीएम के एक चेहरे को आप प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को कभी भी साइडलाइन नहीं किया गया है, सामने चीजें नहीं आती, लेकिन अंदर खेमे में बहुत कुछ चर्चाएं चल रही होती हैं। चर्चाएं तो राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम को भी लेकर चल रही हैं। देखिए पूजा जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ किसी भी चीज के लिए कार्यकर्ता जो है बन सकता है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये कांग्रेस के जैसे नहीं है कि एक परिवार तय करेगा। जिस दिन चुनाव से पहले टिकट मांगने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को होता है, उसी तरीके से जब तक नाम नहीं सुनिश्चित कर देती संसदीय बोर्ड, जब तक सबको अपना अपना नाम लेने का अधिकार है। लेकिन जिस दिन संसदीय बोर्ड नाम तय कर देगा, बाकी बचे हुए सारे लोग उसके पीछे हम खड़े हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। डिक्लेयर होगा, एक चेहरे के डिक्लेयर होगा, मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी चीज, जिनके पास में कार्यकर्ता नहीं है, आपने रणजीत सिंह सुरजेवाला जो है, रणदीप बाजू इनके प्रभारी हैं, उन्होंने अभी लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उनकी मीटिंग बुलाई थी राजस्थान में, अगर आपको ध्यान हो। 2 कैंडिडेट पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में क्या लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है? आज इनके साथ में ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में इनके प्रदेश अध्यक्ष को 3 साल लग गए। आज इनके पास में संगठन बनाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। आपने सुना होगा कि जब इनके प्रभारी थे अजय माकन जी, जब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी के धरने में कि गनमैन आता है पार्टी के साथ जुड़ता नहीं है, इनके साथ सदस्यता अभियान में कौन था? और अभी हाथ जोड़ो अभियान में कौन है इनके साथ में? इनके पास कार्यकर्ता जिस पार्टी के पास में नहीं बचा हो,
सीनियर कार्यकर्ता जिस पार्टी को छोड़ के जा रहा हो और वो हमारे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो है उनके हमारे पास, राजस्थान में मुख्यमंत्री हमारे के तो चेहरे राजस्थान में दो है हमारे पूजा जी राजस्थान में एक मदन जी कहावत है। दो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है। आजादी है कांग्रेस में इस बात को लेकर। देखिए, लड़ाई झगड़े को आजादी नहीं कहते हैं। मनभेद को और मतभेद दोनों में फर्क होता है। ठीक है। जो इनके यहाँ मतभेद नहीं है, मनभेद है। और जिस तरीके से गद्दार, आप सोचिए, जिस पार्टी के अंदर सीएलपी की बैठक हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवेशक आए हुए हो और उस पार्टी के लोगों की इतनी हिम्मत हो कि वो बैठक नहीं होने दे सीएलपी की, और आप उसको जो आजादी बताएंगे, मुझे नहीं लगता ये आजादी है। और आज यानी कि इन सब बातों का खामियाजा कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। बीजेपी यानी कि पूर्ण तौर पर इसका फायदा उठाएगी। देखिए, हम फायदा इनके उससे नहीं उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे काम करता है, हम विपक्ष में बैठ के काम करते हैं। जब कोरोना काल के अंदर ये 5 स्टार होटल के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा कर रहा था। बहुत जल्दी से जवाब, प्रियदर्शी जी सेवा कर रहा था। जब लंपी में गायें मर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है प्रियदर्शी जी जल्दी से जवाब खिला रहा था। और ये क्या कर रहे थे? इनको बोलने की आदत है। मैंने आपको पहले भी कहा, इनको सुनने की आदत नहीं है, ये सिर्फ बोलिए। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में बौखलाई हुई है। आप देख लीजिए, उसका नतीजा भी आप गद्दार किसने बोला है? बौखलाहट तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दिख रही है कि क्या हालत हुई है कि इनको जगह जगह यात्राएं निकालनी पड़ रही है, मोदी जी को रोड शो करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इनकी ये राहुल गांधी कहाँ है? क्या राहुल गांधी को लाओ ना। प्रदेश अध्यक्ष ने जो न्याय यात्रा निकाली उन्होंने, राहुल गांधी कहाँ है? आप ये बताइए, यात्रा कहाँ करते हैं? जब चुनाव होता है वहाँ तो जाते नहीं है, जब चुनाव नहीं होते दूसरी विपरीत दिशा में भागते हैं। अब करिश्माई नेता नहीं है इनके पास, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ी बता सकते राहुल गांधी को, उनको ट्रेनिंग थोड़ी है। चेहरे को लेकर आज इनके पास सारी लड़ाई आप बता रहे हैं कि नहीं है। मुद्दों को लेकर कौन लड़ेगा, विकास की बातें कौन करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। तो राजस्थान में इस वक्त सियासत उबाल पर है। ऐसे में कांग्रेस क्या समय रहते सुधर पाएगी और अपना घर बचा पाएगी, ये देखना होगा। हालांकि बीजेपी में भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, उससे स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी किस तरह से अपने चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।